आप सबका आज की ताजा और विस्तृत खबरों में स्वागत है। नमस्कार। राजनीति। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कनिमोझी ने प्रधान पर संसद में तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली पर असभ्य टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के जामिया दंगों के मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने इमाम को दंगों का सरगना बताया। मौसम। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सप्ताह के अंत में हल्की बारिश हो सकती है। अर्थव्यवस्था। भारत के व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR ने चीन से स्टील आयात पर 15% तक सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है। न्याय। सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को गोल्डन फॉरेस्ट्स इंडिया लिमिटेड GFIL धोखाधड़ी मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में समझौते के तहत खरीदे गए फ्लैट के लिए पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से छूट दी। अपराध। नोएडा में GST के एक डिप्टी कमिश्नर ने आत्महत्या कर ली। वह कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार में एक स्पा सेंटर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय एक महिला ने आरोप लगाया है कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक बहुमंजिला इमारत के लगभग 300 से 400 निवासियों ने 6 मार्च की रात क्षेत्र में आवारा कुत्तों से संबंधित विवाद के बाद उसके साथ मारपीट की और उसका यौन उत्पीड़न किया। मालदीव में काम करने वाला भारतीय शेफ 27 जनवरी से लापता, परिवार ने कहा कोई मदद नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप। मुजीब खान 25 ने आखिरी बार अपने 27 वर्षीय भाई आफ्ताब खान से 27 जनवरी को दोपहर 3:05 बजे IST बात की थी, जो मालदीव के एक होटल में शेफ के तौर पर काम कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद आफ्ताब के नियोक्ताओं ने परिवार को बताया कि वो रिजॉर्ट के 2 अन्य कर्मचारियों के साथ स्नॉर्कलिंग के लिए गए थे और उसके बाद से वो लापता हो गया है और होटल का प्रबंधन उसकी तलाश कर रहा है। सेक्टर 93B में ओमेक्स फॉरेस्ट स्पा की 17वीं और 18वीं मंजिल पर स्थित डुप्लेक्स पेंट हाउस में सोमवार शाम भीषण आग लगने के बाद 4 लोगों के एक परिवार को बचा लिया गया। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वे आग लगने के कारण की जांच कर रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान ट्रस्ट ने महिलाओं की दृढ़ता, उपलब्धियों और सशक्तिकरण को सम्मानित करने के लिए अपराजिता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने लैंगिक समानता और सामाजिक कल्याण के प्रति ट्रस्ट की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महिलाओं का सम्मान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2025 को 1996 KTN गोदावर्मन फैसले के अनुसार वनों की पहचान करने में राज्यों द्वारा की जा रही देरी पर नाराजगी जताई। इसने राज्यों को 6 महीने के भीतर वनों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर संबंधित मुख्य सचिवों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये मामला न्यायालय के समक्ष तब आया जब वो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को DLF फेज 3 इलाके में एक ऑटो चालक की कथित तौर पर पीट कर हत्या करने के आरोप में 2 इंजीनियरों को गिरफ्तार किया। घटना शनिवार रात को हुए विवाद के बाद हुई। आरोपियों की पहचान जयदीप और मणिशंकर शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी डिनर के बाद जयदीप के अपार्टमेंट जा रहे थे। इलाके में पहुंचने पर उन्होंने ऑटो चालक सोनू से कहा कि वो अपनी गाड़ी किसी दूसरी जगह पार्क कर दे। न्यू पालम विहार स्थित हाउसिंग सोसाइटी में खड़ी कार से 5 लाख रुपए चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक IIT इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नकदी के अलावा 3 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय डेनिस उर्फ कुल्लू के रूप में हुई है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA के मोबिलिटी डिवीजन ने बताया कि पिछले 1 साल में जिले में कुल 104 स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 7 लंबित ट्रैफिक सिग्नल पर काम चल रहा है और इन्हें जल्द ही लगा दिया जाएगा। इन सिग्नलों को GMDA कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा ताकि शहर में पूरे ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। इनमें से 42 को पहले ही जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 योजना शुरू किए जाने के 5 महीने बाद भी शहर के निवासियों की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है। अब तक केवल 1000 लोगों ने इस किफायती आवास पहल के लिए आवेदन किया है। शहर की अनुमानित 1.3 मिलियन की आबादी में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा 50% से अधिक किराए के आवासों में या पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि शहर भर के सरकारी अस्पतालों और एंटी रेबीज केंद्रों में दर्ज कुत्ते के काटने के मामलों की संख्या 2023 में 1 लाख से 31% बढ़कर पिछले साल 1.3 लाख हो गई। ताजा समाचार के अनुसार 12 मार्च को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
इसलिए 12 मार्च को दिल्ली में गर्मी का अनुभव हो सकता है और दिन के समय तापमान में वृद्धि संभव है। आप सबका आभार। आप सबको फिर मिलेंगे। नमस्कार।